नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को भारत की खोज का चैप्टर नई समस्याएं का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं भारत की खोज का बहुत सारा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ और क्लास 8 का लगभग सारा वीडियो बन चुका है, समरी, एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। तो उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अभी मैं नई समस्याएं चैप्टर का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, अनेक इलाके जीतने के बाद भी अरब भारत में सिंध से आगे क्यों न बढ़ सके? उत्तर, अरबों ने दूर दूर तक फैलकर अनेक इलाके जीते पर वे सिंध से आगे न बढ़ सके क्योंकि भारत तब आक्रमणकारियों को रोकने में समर्थ था। इसके अलावा अरबों में होने वाले आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, इस्लाम धर्म भारत में किस प्रकार फैलता गया? उत्तर, इस्लाम धर्म के बारे में भारतीय अनभिज्ञ न रहे थे। इस्लाम के प्रचारकों का यहाँ स्वागत हुआ, मस्जिदें बनी, शासन या जनता ने इसका विरोध न किया। भारतीय की प्राचीन परंपरा ने इसे फैलने में मदद की। प्रश्न संख्या 3, महमूद गजनवी के आक्रमण से किन भागों में क्षति हुई तथा कौन से भाग अछूते रहे? उत्तर, महमूद गजनवी ने अपने रास्ते में आने वाले उत्तरी भारत के एक टुकड़े को खूब लूटा और नरसंहार किया। उसने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। कश्मीर, पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था। प्रश्न संख्या 4, तैमूर के हमलों के बाद दिल्ली की क्या दशा हुई? उत्तर, तैमूर के हमलों के बाद दिल्ली बुरी तरह तहस-नहस हो गई। उसे बनने में कई वर्ष लग गए। अब वह विशाल साम्राज्य की राजधानी जैसी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमलों का प्रभाव चारों ओर दिखाई देता था। प्रश्न संख्या 5, दिल्ली के तबाही से समय दक्षिण भारत की क्या स्थिति थी? उत्तर, दिल्ली की तबाही के समय दक्षिण भारत की दशा अच्छी थी। वहां के राज्यों में विजयनगर सबसे शक्तिशाली रियासत थी जिसने उत्तर भारत के अनेक शरणार्थियों को आकर्षित किया। उस समय दक्षिण भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर था। प्रश्न संख्या 6, भारत में मुगल वंश की नींव किस तरह पड़ी? उत्तर, 1526 ईस्वी में उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में आया। उसने दिल्ली की सल्तनत जीत ली। इस तरह बाबर नामक इस तुर्क मंगोल द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। प्रश्न संख्या 7, अफगानों के राजनीतिक शासन को हिंद अफगान युग क्यों कहना चाहिए? उत्तर, अफगान भारत की सीमा के पास ही समुदाय बनाकर रहते थे। उनको हम सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं। इन्हें भारत के लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं माना जा सकता, इसलिए उनके शासन को हिंद अफगान युग कहना चाहिए। प्रश्न संख्या 8, अफगान शासक और उनके साथ आए लोग भारत में किस तरह समा गए? उत्तर, अफगान शासक और उनके साथ आए लोगों के परिवारों का भारतीयकरण हो गया। भारत को वे अपना घर तथा बाकी दुनिया को विदेश मानने लगे। कुछ राजपूत सरदार उन्हें अपना अधिकार मानने लगे। इस प्रकार अफगान शासक और उनके साथ आए लोग भारत में समा गए। प्रश्न संख्या 9, बाबर कौन था? उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। उसके 1526 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत को जीता। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। वह कला और साहित्य का शौकीन था। अपने 4 साल के शासन को उसने युद्ध तथा आगरा को राजधानी बनाने में लगाया। प्रश्न संख्या 10, राणा प्रताप कौन थे? उन्होंने जंगलों में फिरना क्यों बेहतर समझा? उत्तर, राणा प्रताप मेवाड़ के राजपूत थे। वे अत्यंत साहसी, आत्माभिमानी थे। वे मुगलों को सदैव विदेशी समझते रहे। उन्होंने अकबर से कभी भी औपचारिक संबंध नहीं बनाया तथा उसकी अधीनता नहीं स्वीकारी। मुगलों से संबंध बनाने की जगह वे जंगलों में स्वतंत्र विचरते रहे। प्रश्न संख्या 11, अकबर भारत की सामाजिक स्थिति में कोई बुनियादी अंतर क्यों नहीं पैदा कर सका? उत्तर,
संसार के अन्य भागों में क्या हो रहा है इस पर अकबर ने ध्यान नहीं दिया। उसके सामने प्रमुख समस्या इस्लाम के साथ धर्म और लोगों के रीति रिवाजों के मेल से राष्ट्रीय एकता कैसे कायम की जाए, इसलिए वह सामाजिक स्थिति में बदलाव न ला सका। प्रश्न संख्या 12, एक साथ रहन सहन के बावजूद की वर्ण व्यवस्था मेल मिलाप में किस तरह बाधक थी? उत्तर, वर्ण व्यवस्था की जटिलता के कारण हिंदू मुसलमान एक साथ रहकर भी एक नहीं हो पा रहे थे। उनमें शादी विवाह नहीं होते थे। ऐसा होने पर दोनों पक्ष एक नहीं हो पाते थे। उनमें खान पान भी नहीं होता था। प्रश्न संख्या 13, और औरंगजेब कौन था? उसकी नीतियां मुगल वंश के लिए घातक क्यों सिद्ध हुई? उत्तर, औरंगजेब अकबर का वंशज था। वह धर्मांध तथा समय के विपरीत चलने वाला था। उसकी नीतियों से सिख और मराठे उसके विरुद्ध हो गए। किसानों का एक बड़ा वर्ग तथा आम जनता उसके विरुद्ध हो गई। इससे मुगल वंश चरमराने लगा। प्रश्न संख्या 14, औरंगजेब की नीतियां राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुई? उत्तर, औरंगजेब की नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई। इससे लोगों में पुनर्जागरणवादी विचारों का उदय हुआ, जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। प्रश्न संख्या 15, मुगल साम्राज्य खंडित होने का असली कारण क्या था? उत्तर, मुगल साम्राज्य के खंडित होने का असली कारण साम्राज्य के आर्थिक ढांचे का चरमराना था। किसानों द्वारा बार बार आंदोलन किया जाता था। 1669 ईस्वी के बाद जाट किसान बार बार आंदोलन पर उतर आते थे। प्रश्न संख्या 16, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत पर कौन कौन शासन के देवदार थे? इनमें किसकी संभावना प्रबल थी? उत्तर, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत पर अधिकार करने वाले 4 दावेदार थे। इनमें मराठे तथा हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान भारतीय थे, जबकि फ्रांसीसी और अंग्रेज विदेशी थे। इनमें मराठों की संभावना प्रबल थी क्योंकि उनके समान शक्तिशाली कोई और नहीं था। प्रश्न संख्या 17, नादिर शाह कौन था? उसके आक्रमण से दिल्ली की क्या दशा हुई? उत्तर, नादिर शाह ईरान का रहने वाला था, जिसने दिल्ली पर हमला किया। उसने भयंकर मारकाट की और तख्ते ताउस सहित बेशुमार दौलत लूटकर अपने साथ ले गए। उसके आक्रमण से दिल्ली अत्यधिक कमजोर हो गई। प्रश्न संख्या 18, हैदर अली के व्यक्तित्व के आधार पर उसकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर, हैदर अली मैसूर का शासक था। वह अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। वह अद्भुत व्यक्ति तथा भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। वह राष्ट्रहित चाहता था। वह कल्पनाशील नेता के गुणों से भरपूर था। प्रश्न संख्या 19, जय सिंह कौन था? उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, जय सिंह राजपूताने में जयपुर का राजा था। वह अत्यंत चतुर और अवसरवादी नेता था। वह बहादुर योद्धा तथा कुशल राजनयिक था। वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी, नगर निर्माण करने वाला, इतिहास का जिज्ञासु था। प्रश्न संख्या 20, जयपुर की नगर योजना को आदर्श क्यों समझा जाता है? उत्तर, उसने जयपुर नगर बसाने के लिए यूरोपीय नगरों के नक्शे एकत्र किए। उनकी मदद से नया नक्शा बनाकर जयपुर नगर बसाया। नक्शे के आधार पर सुव्यवस्थित तरीके से बसाने के कारण जयपुर की नगर योजना को आदर्श समझा जाता है। प्रश्न संख्या 21, आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया का मुख्य काम क्या था? उत्तर, आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया का मुख्य काम था भारत में बने माल को यूरोप ले जाकर बेचना तथा अधिकाधिक लाभ कमाना। इसके लिए उन्होंने भारत में भी कारखाने स्थापित किए और भारत की अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी। प्रश्न संख्या 22, ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी कंपनी थी? उसके बारे में एडम स्मिथ ने क्या लिखा था? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों की कंपनी थी, जिसका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना था। जब कंपनी लाभ कमा रही थी, उस समय एडम स्मिथ ने लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। प्रश्न संख्या 23, यदि इंग्लैंड भारत का बोझ न उठाता तो भारत की दशा कैसी होती?
उत्तर, यदि इंग्लैंड भारत में मुगलों की शक्ति खोने पर भारत का प्रशासनिक बोझ न उठाता तो भारत को अपनी खोई स्वतंत्रता पाने के लिए इतना संघर्ष न करना पड़ता। भारत अधिक स्वतंत्र तथा समृद्ध होता। भारत ने अधिक प्रगति की होती। प्रश्न संख्या, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। पहला, भारत और अरब के संबंध किस प्रकार मजबूत होते गए? उत्तर, भारत और अरब के बीच यात्रियों का आवागमन शुरू हुआ, राजदूतावासों की अदला बदली हुई, गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकें बगदाद पहुंची, उनका अरबी में अनुवाद हुआ, अनेक भारतीय चिकित्सक बगदाद पहुंचे। यह संबंध उत्तर भारत तक ही सीमित न था, भारत के दक्षिणी राज्यों विशेषतः राष्ट्रकूटों ने इसमें हिस्सा लिया। इस तरह संबंध मजबूत होता गया। प्रश्न संख्या 2, महमूद गजनवी कौन था? उसके आक्रमण का हिंदुओं के मन पर क्या असर हुआ? उत्तर, महमूद गजनवी अफगानिस्तान का तुर्क था। उसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने भारत के उत्तरी भाग पर अत्यंत निर्ममता पूर्वक आक्रमण किया, जिससे बहुत अधिक खून खराबा हुआ। उसने हर बार खजाना लूटा। हिंदू बुरी तरह इधर उधर बिखर चुके थे। बचे हुए हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत हो गई थी। प्रश्न संख्या 3, शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर कब और किस तरह कब्जा किया? उत्तर, शहाबुद्दीन एक अफगान था जिसने गजनी पर कब्जा करके लाहौर और दिल्ली पर हमला कर दिया। दिल्ली के तत्कालीन राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया। 1 साल बाद वह वापस दिल्ली आया। इस बार के हमले में उसकी जीत हुई। इस प्रकार 1192 ईस्वी में उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। प्रश्न संख्या 4, 15वीं शताब्दी में के समाज सुधारकों का नाम लिखिए तथा यह भी बताइए कि उनके कार्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनके शिष्य कबीर हुए, जिनके पद तथा साखियां काफी लोकप्रिय हुए। उत्तर में गुरु नानक साहब ने सिख धर्म की स्थापना की। इन समाज सुधारकों ने वर्ण व्यवस्था की उपेक्षा की तथा समाज में समन्वय को बढ़ावा दिया। हिंदू धर्म पर इन समाज सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा। इससे भारत का इस्लाम अन्य स्थानों के इस्लाम के स्वरूप से भिन्न हो गया। प्रश्न संख्या 5, अमीर खुसरो कौन थे? उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण था? उत्तर, अमीर खुसरो फारसी के चोटी के कवि थे। उन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। वे महान संगीतकार तथा लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार के आविष्कारक थे। उन्होंने धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण आदि विषयों पर रचना की। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा हिंदी में लोकगीत लिखे। इनमें ऋतुओं तथा जीवन के अनेक पहलुओं का वर्णन था। इन लोकगीतों में पहलियों से उन्हें लोकप्रिय बना दिया। प्रश्न संख्या 6, अफगानों की विजय का भारत और हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, अफगानों की विजय का भारत और हिंदू धर्म पर दो तरफा प्रभाव पड़ा। कुछ लोग अफगानी प्रभाव वाले क्षेत्रों से अन्यत्र चले गए। जो बचे रहे उन्होंने वर्ण व्यवस्था को कठोर बनाया तथा कुछ लोगों ने अपनी विचारधारा के साथ और विदेशी ढंग का सामंजस्य कर लिया। उनका खान पान, रहन सहन, संगीत, भाषा आदि में समन्वय हुआ। फारसी दरबार की भाषा बनी तथा फारसी के शब्द आम बोलचाल के शब्द बन गए। प्रश्न संख्या 7, भारत की अखंडता व एकता बनाए रखने के लिए अकबर ने क्या क्या प्रयास किए? उत्तर, भारत की अखंडता एवं एकता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। पहला, उसने स्वाभिमानी राजपूतों को अपनी ओर मिलाया। दूसरा, उसने अपनी तथा अपने बेटे की शादी राजपूत घराने में की। तीसरा, उसने विद्वान हिंदुओं को अपने दरबार में विशेष स्थान प्रदान किया। चौथा, उसने दीन ए इलाही नामक नया एवं सर्वमान्य धर्म चलाने का प्रयास किया। प्रश्न संख्या 8, मुगल शासन काल में साहित्य को भी बढ़ावा मिला, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुगल काल में साहित्य को भी खूब बढ़ावा मिला। अनेक हिंदू साहित्यकारों ने दरबारी भाषा में पुस्तकें लिखी। इसी समय विद्वान मुसलमानों ने संस्कृत की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा तथा अब्दुल रहीम खान खाना ने
अनेक नीति भरे दोहे की रचना की। प्रश्न संख्या 9, मुगल साम्राज्य का प्रभाव अकबर के बाद भी दिखाई देता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी, किंतु अकबर ने उस पर मजबूत इमारत खड़ी की। अकबर की मृत्यु के बाद भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। केंद्रीय सत्ता भले ही कमजोर पड़ती गई हो, पर एशिया और यूरोप पर मुगल बादशाहों का असर फैल चुका था। आगरा और दिल्ली में सुंदर इमारतें बनी, जिसकी शैली तथा सजावट उत्तर भारतीय मंदिरों से अलग थी। इसी समय प्यार के प्रतीक ताजमहल का भी निर्माण हुआ। प्रश्न संख्या 10, अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? उन्होंने राणा प्रताप के बारे में क्या लिखा? उत्तर, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार के अमीरों में से एक थे। वे संस्कृत, अरबी एवं फारसी के विद्वान थे। कुछ समय तक वे अकबर की शाही सेना के सेनापति भी रहे थे। उनकी कविता का स्तर ऊंचा था। उन्होंने अकबर की विरोधी मेवाड़ के उन राणा प्रताप की प्रशंसा में भी लिखा जो अकबर से लगातार युद्ध करते रहे, पर अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। प्रश्न संख्या 11, शिवाजी कौन थे? उनका नाम भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में हुआ था। उनको मराठों का नायक कहा जाता है। वे कुशल छापामार नेता थे। उनकी सेना के घुड़सवार दूर दूर छापा मारकर शत्रुओं का मुकाबला करते थे। उन्होंने सूरत में अंग्रेजों की कोठियों को लूटा और मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों पर चौथ नामक कर लगाया। उन्होंने मराठों को संगठित कर दुर्जय शक्ति का रूप दिया। प्रश्न संख्या 12, नादिर शाह के हमलों के बाद भारत किस प्रकार प्रभावित हुआ? उत्तर, नादिर शाह के हमलों के बाद मुगल शासक अत्यंत कमजोर हो गए। मराठों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और वे पंजाब तक फैल गए। ऐसा लगने लगा कि भारत पर मराठे अपना अधिकार जमा लेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान, जो भारत का भाग हुआ करता था, वह भारत से अलग हो गया। अफगानिस्तान अब नादिर शाह के राज्य का अंग बन चुका था। प्रश्न संख्या 13, रंजीत सिंह अद्भुत व्यक्ति क्यों थे? उनके शासनकाल को क्यों याद किया जाता है? उत्तर, रंजीत सिंह जाट सिख थे, जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया। अपने मानवीय गुणों के कारण वे एक अद्भुत व्यक्ति माने जाते थे। वे खून खराबा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने मौत की सजा देना बंद कर दिया था। युद्ध के अलावा उन्होंने किसी की जान नहीं ली। उन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया। उनका शासन दमन एवं निर्दयता से मुक्त था। प्रश्न संख्या 14, नेहरू जी के अनुसार तत्कालीन भारत और अमेरिका की परिस्थितियों में क्या विषमता थी? उत्तर, नेहरू जी ने लिखा है कि जिस समय भारत ने अपनी स्वतंत्रता खोई थी, उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। उनके अनुसार अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और भारतीयों में अनेक कमजोरियां। उस समय अमेरिका ने नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम भारतीय प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से बंधे हुए थे। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक आप लोग याद कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।